श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। एक नंबर याद दे। तो पिछले सत्र में हम क्या पढ़ रहे थे? कर्मण्यन, है ना। कर्मण्युपपदे धातोः अण् प्रत्ययः स्यात्। उसका हमने निर्वर्त्यम कर्म, विकार्यम कर्म, इन दोनों के उदाहरण पढ़ लिए थे। और प्राप्यम कर्म, इसका उदाहरण हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या उदाहरण है प्राप्यम कर्म का? वेदम अधीते इति वेदाध्याय, चर्चां पारयति इति चर्चापारः। हाँ, तो क्या कहाँ तक हम पहुंचे थे? अध्याय, वेदाध्याय की हम रूप सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो देख लो एक बार फिर से कैसे कैसे स्थिति थी। चलो एक बार फिर से शुरू करो। वेदम उपपद रख के अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु है। इंग धातु से कर्मण्यन से अण प्रत्यय हो गया। हाँ, अण प्रत्यय हो गया। अब अनुबंध लोप करके अ अवशेष, इंग में भी ई अवशेष रहा। हाँ, इसके बाद क्या होगा बताओ? हाँ, अचोयनिति से वृद्धि कर लेंगे। अजंत अंग को वृद्धि हो गई। हाँ, अजंत अंग को वृद्धि हो गई, ई को वृद्धि आई हो गई। सही, बिल्कुल। अधि आई अ, ये स्थिति है। अब ईचो यवायावः, इससे क्या कर लिया? बोलो। आयादेश। हाँ, आय आयादेश। आइए नहीं, आय आदेश। हाँ, आय आदेश कर लिया। तो अधि आय अ, ये स्थिति है। अब बताओ अब क्या होगा? फिर यहाँ पर ई को यानी से यन करेंगे, अधि के इकार को यकार कर देंगे। अधि और फिर ई को इको यणचि से हम क्या कर लेंगे? यण आदेश कर लेंगे। यणादेश। वेदाध्याय। हाँ, तो अधि को हो गया, ई को य, तो अध्य आय अ। ठीक है, अध्य आय, इन दोनों को संयोग कर लो, य में अ का संयोग कर लो, तो क्या बना? अध्याय। अब इस अ को भी य में संयोग कर लो, क्या बना? अध्याय। ठीक है, अध्याय। हाँ, अब वेदम उपपद रख के अध्याय इस शब्द का आप उपपदमतिं सूत्र से समास करके सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप करके वेद अध्याय, ये स्थिति रख लो। ठीक है, अब यहाँ पर अकह सवर्णी दीर्घ, इससे सवर्ण दीर्घ संधि कर लो। अ और अ मिलके आ ऐसा सवर्ण दीर्घ कर लो। ठीक है, सवर्ण दीर्घ करके क्या बन जाएगा? वेदाध्याय। सवर्ण दीर्घ। हाँ, सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बना? वेदाध्याय। वेदाध्याय, ये आपका कृदंत शब्द बन के तैयार है। अब इस कृदंत शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय कर लीजिए। सुप्रत्यय करके वेदाध्याय बना दिया। ठीक है, अब ऐसे ही चर्चां पारयति इति चर्चापारः, चर्चां पारयति इति चर्चापारः। हाँ, ठीक है, चर्चापारः बन जाएगा या बनाना है? बना लोगे? बना ले। हाँ, चर्चां पारयति इति चर्चापारः। क्या किसी ने कुछ बोला? हाँ, चर्चा पारा में जो धातु बता दीजिए मैम, कौन सी होगी? चर्चा पारह में क्या चाहिए? हाँ, धातु। हाँ, बताओ क्या धातु होगी? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। याद नहीं आ रहा। चर्चा नहीं याद आ रहा मैम। पार तीर कर्म समाप्तौ, पार खुद में धातु है। कौन सा? पार ही धातु है। पार ही धातु है। हाँ, पार तीर कर्म समाप्तौ, ऐसे धातु है। ठीक है, कर्म समाप्तौ।
कर्म की समाप्ति मतलब क्रिया की समाप्ति। तो पार। चर्चा पार मतलब चर्चा को उसने पार कर लिया। ठीक है, मतलब जिस विषय पे वह चर्चा कर रहा था उसको उसने समाप्त कर उसको लिया, पूर्ण कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, तो ये कह रहा है चर्चा पार बन जाएगा ना, कुछ भी कठिन नहीं है वो तो। पार धातु से अण प्रत्यय करके पारह बन जाएगा। बनाना है या बन जाएगा, बोलो। नहीं बन जाएगा। बन जाएगा ना, तो आगे चलें फिर। तो इस प्रकार निर्वर्त्यम कर्म के उदाहरण और विकार्यम कर्म के उदाहरण, प्राप्यम कर्म के उदाहरण हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है निर्वर्त्य कर्म क्या है, विकार्य कर्म क्या है और प्राप्य कर्म क्या है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है तो बहुत लंबा विषय, लेकिन फिर भी प्रश्न आपकी जिज्ञासा किसी छात्र ने की थी, इसने हिमांशु ने की, है ना। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। विधम कर्म, निर्वर्त्यम, विकार्यम और प्राप्यम। भूषण सार में एक कारिका दी गई है। ठीक है, वो कारिका मैं आपको पढ़ देती हूँ और उसका अर्थ समझा देती हूँ। ठीक है, कारिका याद न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं यद असत जायते सद्वा जन्मना यत् प्रकाशते तन्निर्वर्त्यम। मतलब यद असत जायते, शब्दों को समझना। यत असत जायते, जो असत है, सत्ता में नहीं है, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कुंभम करोति, कुंभ जो है कर्म है, तो कुंभ कर्म 3 प्रकार का बताया, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। तो यहाँ पे जो कुंभम या नगरम, ये जो कर्म है वो किस किस श्रेणी में आएगा, निर्वर्त्य में आएगा या विकार्य में आएगा या प्राप्य में आएगा। तो कह रहे हैं कुंभ जो है, कुंभ घड़ा बनाने से पहले क्या था, मिट्टी थी। ठीक है, मतलब घड़ा नहीं था, है ना। तो असत जायते मतलब जो पहले नहीं था वो बन गया। मतलब कुंभ पहले नहीं था, पहले केवल मिट्टी थी, उस मिट्टी का घड़ा बन गया, घड़ा बन के तैयार हो गया, है ना। या फिर यदि ऐसा कहें कि नहीं, मिट्टी में भी घड़े का अंश तो था ही, तभी तो मिट्टी से घड़ा बना। तो ऐसा कहे तो आगे कहा सद्वा जन्मना यत् प्रकाशते, मतलब कि ठीक है, आप मानते हैं यदि कि मिट्टी में कुंभ पहले से ही था, अदृश्य रूप में था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो अदृश्य रूप में जो था वो अब दृश्य रूप में आ गया, मतलब प्रकाशित हो गया। जो पहले नहीं था वो अब दिखने लगा। रचना शालिनी तुम्हारा फिर से वेटिंग में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो जो पहले था दिख नहीं रहा था, मतलब मिट्टी में घड़ा तो था, घड़े का रूप तो था, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो अब घड़ा बनाने के बाद वो दिखने लगा, है ना। समझ में आया। अच्छा चलिए, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आगे तो मैं और दूसरा उदाहरण समझाती हूँ, फिर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो विकार्य कर्म के पास चलो। क्या कहा, कांडम लुनाति इति कांडलावः। जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण बनाओ, और अनेकों उदाहरण है। जिससे सरल और भी सरल उदाहरण तुम्हें देती हूँ। सुवर्णम कुंडलम करोति, या फिर काष्ठम भस्म करोति, मतलब सोने का, सुवर्ण सोने का बिस्किट होता है ना, सोने के बिस्किट से कुंडल बनाता है। ठीक है, सुवर्णम कुंडलम करोति। हाँ, ऐसे ही काष्ठम भस्म करोति, मतलब लकड़ी का भस्म बनाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो काष्ठम भस्म करोति में जो कर्म है वो देखो कैसा है। ये जो भस्म उत्पन्न हुआ या फिर सुवर्ण का कुंडल जो उत्पन्न हुआ, सुवर्ण के कुंडल में सोने के बिस्किट को नष्ट करके फिर कुंडल बनाया गया। ऐसे ही काष्ठ को नष्ट करके फिर भस्म बना। हाँ, काष्ठ नष्ट हो गया, उसका फिर भस्म बना। ठीक है, भस्म में काष्ठ का अंश मतलब काष्ठ विद्यमान नहीं है। ठीक है, और कुंडल में सुवर्ण का जो बिस्किट था मतलब सुवर्ण का जो रूप था पहले वो विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो मतलब अपने प्रकृति को नष्ट करके जो चीज बनती है, जैसे काष्ठ को नष्ट करके भस्म बना, लेकिन जब घड़ा बनाया था तब मिट्टी को नष्ट करके नहीं बनाया था। समझ में आई बात है? मिट्टी को नष्ट करके घड़ा नहीं बनाया था, बल्कि मिट्टी से ही घड़ा बनाया था। ठीक है, वैसे ही काष्ठ से भस्म नहीं बनाते हैं, बल्कि काष्ठ को नष्ट करके फिर भस्म बनाते हैं। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर कांडम लुनाति मतलब कांड, जो लंबी लकड़ी थी उसमें कांड बने हुए थे, मतलब अलग अलग भाग बने हुए, उनको वो काटता है, लुनाति। ठीक है, तो जो काटने के बाद जो अवशेष रहा भाग, वो अब लंबी लकड़ी को नष्ट करके हमने उसका भाग बनाया। ठीक है, तो जो प्रकृति थी, पहले का जो रूप था, उस पहले के रूप को नष्ट करके दूसरे रूप को उत्पन्न करना, मतलब विकार्य, उसका विकार विकृति को उत्पन्न करना, वो कहलाता है विकार्य कर्म। दूध से दही बनाते हैं मैम। हाँ, दुग्धम दधि करोति, दूध प्रकृति थी, उसको दही में परिणाम किया, तो ये भी विकार्य कर्म है। बिल्कुल सही, तो आपको समझ में आ गया विकार्य कर्म क्या है। ठीक है, अब ऐसे ही निर्वर्ती कर्म भी समझ में आया होगा फिर। ठीक है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, ईंटों से घर बनाता है, ईंट को नष्ट करके नहीं बनाता है, बल्कि ईंट को जोड़ करके घर बनाता है। ठीक है, ईंट को लेकर मैम घर बनाता है। हाँ, ईंट को लेकर, बिल्कुल ईंट को लेकर घर बनाता है। और विकार्य में करते हैं दूध को छोड़कर हम दही बनाते हैं। जो पहले रूप था, पहले के रूप को नष्ट करके हम दूसरे रूप को उत्पन्न करते हैं, वो कहलाता है विकार्य कर्म। ठीक है, और पहले के रूप को लेकर के साथ में जो हम बनाते हैं, जैसे मिट्टी को लेकर के हमने घड़ा बनाया, ये कहलाता है निर्वर्त्य कर्म। समझ में आया? हाँ, अब आगे देखो, आगे कह रहे हैं प्राप्यम कर्म। ठीक है, इसमें मैंने उदाहरण दिया है वेदाध्याय और चर्चा पार। ठीक है, इसमें इन उदाहरणों में न समझा के मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। ग्रामम गच्छति, सरल सा उदाहरण है। अब ग्रामम गच्छति में भी ग्रामम कर्म है ना, तो ये कैसा कर्म है? निर्वर्ती है क्या? जो पहले नहीं था अब हो गया, और नहीं विकार्य कर्म है कि पहले जो प्रकृति थी उसको नष्ट करके अब दूसरी उत्पन्न हुई है विकार्य। ये भी नहीं है ना, न तो निर्वर्त्य कर्म समझ में आ रहा है, न तो विकार्य कर्म समझ में आ रहा है, तो फिर ये है क्या? तो कह रहे हैं इसी को कहते हैं प्राप्य कर्म, मतलब क्रियाकृत विशेषाणाम सिद्धिर यत्र न गम्यते। मतलब कि
क्रिया से, मतलब गमन क्रिया से। ग्रामम गच्छति में क्रिया क्या है? गमन क्रिया। गमन क्रिया। हाँ, गमन क्रिया से मेरे गांव चले जाने से गांव में कुछ भेद अंतर उत्पन्न होता है क्या? जैसे ही मैं नहीं गांव तो। में पहुंची वैसे ही गांव एकदम जगमगा गया, लाइटें जल गई, ऐसा कुछ होता नहीं, है? ऐसे कुछ नहीं। ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है। कुछ भी अंतर आता है? नहीं आता है। नहीं। लेकिन कुंभम करोति मतलब मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो उस बनाने की क्रिया में मिट्टी में अंतर आता है या नहीं? नहीं। हाँ आता है। मिट्टी से जब घड़ा बनाता है तब अंतर आता है नहीं है? आता है ना। आता है ना। पहले मिट्टी ऐसी थी, उसके कीचड़ आकार जैसी। में अंतर आ जाता है। हाँ, पहले कीचड़ जैसी मिट्टी थी, अब उस कीचड़ जैसी हम्म। मिट्टी को हम आकार रूप में हमें दिखाई देने लगी, ये अंतर आ गया। हाँ। ऐसे ही कांडम लुनाति या काष्ठम भस्म करोति या सुवर्णम कुंडलम करोति। करोति। ठीक है, तो सुवर्ण जो था उसका जब कुंडल बनाया तो सुवर्ण से जब बनाने की प्रक्रिया में अंतर आया? हाँ। आया। पहले सोने का बिस्किट था, अब वो कुंडल के आकार में दिखाई देने लगा। पहले लंबी लकड़ी थी, अब वो राख दिखाई देने लगी। हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रामम गच्छति में गांव जाने के बाद गांव में, जैसे यहाँ पे कुंभ में हमें अंतर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सुवर्ण में अंतर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही काष्ठ में अंतर दिखाई दे रहा है, वैसे ही ग्रामम गच्छति में ग्राम में कोई अंतर दिखाई देता है? काम में तो कोई अंतर नहीं। गांव में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो क्रिया के द्वारा जब कर्म में किसी प्रकार का अंतर न दिखाई दे रहा उसे कहते हैं प्राप्य कर्म। गांव जाने की क्रिया से गांव जो कर्म है, हमारे जाने से गांव में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ग्राम जो है प्राप्य कर्म कहलाता है। कुंडल बनाने से सुवर्ण में अंतर आता है, भेद नजर आता है, इसलिए तो वो स्वर्ण प्राप्य, हाँ वो प्राप्य कर्म नहीं हुआ, विकार्य हुआ। ठीक है, ऐसे ही मृत्तिकाम मतलब मिट्टी से, मिट्टी को घड़ा बनाता है तो मिट्टी में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो मृत जो कर्म है या कुंभम करोति में कुंभ में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए ये भी प्राप्त कर्म नहीं हुआ। तो कर्म में जहाँ किसी प्रकार का क्रियाकृत क्रिया से क्रिया के द्वारा यदि कुछ अंतर दिखाई देने लग जाए तो वो प्राप्य कर्म नहीं होता है। किसी प्रकार का जैसे अंतर, हाँ बोलो। जैसे मैम लाल कलर में लाल कलर को मिलाएंगे, वहाँ प्राप्य कर्म माना जाएगा नहीं? लाल में लाल को मिलाओ, वाक्य बनाओ ना, हमें कर्म चाहिए। इसका वाक्य में मैम एक उदाहरण, इसका एक और मैम क्रिया के साथ देखो, घटम पश्यति, चलो ले लो, घटम पश्यति, हाँ। घड़े को देखता है, या गृहम पश्यति, तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। हाँ यहाँ पे किसी दर्शनेन। हाँ दर्शन क्रिया के द्वारा जिसको आप देख रहे हैं, घड़े को देख रहे हैं या गृह को देख रहे हैं, तो वहां पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे देखने से घड़ा पहले लाल था और मेरे देखने से वो पीला हो गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का मेरे देखने से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। नहीं होता है। तो घटम पश्यति, यहाँ पे जो घटम कर्म है वो इन तीन कर्म में से कोई ना कोई कर्म होगा, और वो क्या कर्म होगा, तो निर्वर्तित तो हो नहीं सकता है।
अच्छा बताओ, जी नहीं घटम घटम पश्यति में निर्वर्ती का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है? नहीं क्रिया मैम। के क्रिया के निर्वर्ती, साथ जब जोड़ेंगे तब हाँ बताओ, नहीं तो बोलो हिमांशु, आप बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो? घटम पश्यति जब कहेंगे क्रिया के साथ अगर हम जोड़ेंगे तब ना निवर्त कर्म दिखाई देगा ना विकार्य कर्म दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा, तो क्या अवशेष रहा? प्राप्ति कर्म। ठीक है, प्राप्ति हाँ वो प्राप्ति कर्म कहलाएगा। अच्छा मैम, यहाँ पे अब ये कर्म को प्रधान मानकर ही जो कार्य करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म हाँ। को प्रधान मानना है, मतलब कर्म उपपद में रख के ही तो अण होगा ना, है ना। कर्म अब वो कैसा भी कर्म हो, निर्वर्ती हो या विकार्य हो या प्राप्ति हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कर्म हो सकता है, लेकिन ये आपको मैंने स्पष्ट करने के लिए बताया कि निर्वर्ती कर्म क्या होता है, विकार्य कर्म क्या होता है और प्राप्य कर्म क्या होता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ आप लोगों को? कर्म के भेद स्पष्ट हुए? मैम मुझे निवर्त कर्म विकार्य कर्म स्पष्ट हो गया है, प्राप्य कर्म भी जो ग्राम का उदाहरण दिया वो स्पष्ट हो गया है। परंतु मैम क्या है कि थोड़ा सा एक थोड़ा ग्राम से पृथक एक उदाहरण। हाँ बताया ना, घटम पश्यति, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ, घड़ा पुस्तकम पश्यति, अच्छा तुम्हारे सामने पुस्तक रखी है, पुस्तकम हाँ पश्यति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तुम पुस्तक को देख रहे हो, सिर्फ देखने मात्र से वो पुस्तक पेन के रूप में बदल जाएगी क्या? नहीं, पुस्तक पेन के रूप में भी नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। अच्छा जाने दो, पुस्तक पेन नहीं बदलेगी, चलो मान लो, तो पुस्तक तुम्हारी खुली रखी है। जी ठीक है, पुस्तक खुली रखी है, पुस्तकम पश्यति, देखने की क्रिया से क्या पुस्तक बंद हो जाएगी? नहीं, देखने की क्रिया से ना, पुस्तक जैसी है वैसी रहेगी मैम। वैसी ही रहेगी ना, तो देखने की क्रिया से वहां कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए ये देखने की क्रिया के लिए वहां घट जो है प्राप्य कर्म है, देखने की क्रिया के लिए। हाँ जी। दर्शन क्रिया के प्रति यहाँ घट जो कर्म है वो प्राप्ति कर्म कहलाया। जी, जहाँ पहले से ही सब कुछ मतलब मैम हो हाँ, रखा हो। पहले से ही हो रखा है, अब हमारी क्रिया से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हाँ, हमारे हाँ, करने पर कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा वहाँ प्राप्त। हाँ आप समझ गए मैम। समझ गए ना? ठीक है, पहले से ही वहाँ सब कुछ रखा है, लेकिन अब हम अगर कुछ क्रिया कर भी रहे हैं तो उस कर्म में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जी उसको कहते हैं प्राप्य कर्म। जी जी ठीक है, समझ में आया जी जी जी, अब आ गया। ना? हाँ, तो ये आपका कर्म का भेद है, निर्वर्त्य कर्म, विकार्य कर्म और प्राप्य कर्म। हाँ, इसका ये जो विषय व्याख्यान है वो बहुत लंबा चलता है, भूषण सर में बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा विषय है। हाँ हाँ, बहुत आनंद आता है इसको कारिकाओं के साथ पढ़ने में। इसकी कारिकाएं हैं, क्रियाकृत विशेषाणाम सिद्धिर यत्र न गम्यते, दर्शनात् अनुमानात् वा तत् प्राप्यम इति कथ्यते। ये कारिका है भूषण सर। ठीक है, जी चलिए, तो मैंने आपको कारिका के भाव को हिंदी में समझा दिया है जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ हर स्तर के छात्र हैं, इसलिए ही मैंने संस्कृत में न समझा के आपको हिंदी में समझा दिया। और किसी को कुछ प्रश्न है इसमें कर्म को लेकर के? नहीं मैम, अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो फिर आगे चले, हम आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा हुआ, समझ में आ गया। तो निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य कर्म के उपपद रहने पर धातु से अण प्रत्यय हो जाता है। ठीक है जी ये आपके उदाहरण बन जाएंगे, कुंभकारः, नगरकारः इत्यादि। अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या कह रहे हैं ये, ग्रामम गच्छति। देखो मैंने बता दिया, आगे जो मैंने बताया
ग्रामं गच्छति, आदित्यं पश्यति, हिमवंतं शृणोति। ये सभी कौन से कर्म हैं बताओ? ये प्राप्य कर्म। हाँ, वेरी गुड। ग्रामं गच्छति, ये ग्रामम प्राप्य कर्म है। आदित्यम पश्यति, आदित्य जो है देखने से सूर्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि अभी देखना मैं सूरज को देखूंगी और रोशनी कम हो जाएगी, धूप कम हो जाएगी। कर सकते हो ऐसा? अच्छा, इतनी धूप होती है तो इधर देखो सूरज को और कहो कि धूप कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो आदित्यम पश्यति में आदित्य कैसा कर्म हुआ? प्राप्ति कर्म। ऐसे ही हिमवंतम शृणोति, ठीक है, हिमवान जो पर्वत है उसको सुनता है, ठीक है। तो श्रवण क्रिया से हिमवान जो है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हिमवान, हिमवंतौ, हिमवंतः, हिमवंतम द्वितीय है, ठीक है। तो ये सभी प्राप्ति कर्म है। फिर क्या कहा था आपने कि कर्म उपपद रह के अण प्रत्यय होता है, कहा था कि नहीं कहा था? कर्म उपपद रहने पर अण प्रत्यय होता है, और अण प्रत्यय करके आपने उदाहरण भी बनाए थे, कुंभकारः, नगरकारः, कांडलावः, शरलावः, और ऐसे ही वेदाध्यायः, चर्चापारः। प्राप्य कर्म का भी आपने उदाहरण बनाया था, वेदम अधीते इति वेदाध्यायः, चर्चां पारयते इति चर्चापारः। तो ऐसे ही ग्रामम गच्छति, यहाँ पे भी फिर अण प्रत्यय बनना चाहिए। ग्रामम गच्छति क्या बनेगा? ग्रामम, आगे गम धातु से अण प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? कुछ गामः इस तरह का रूप बनेगा, गामः या गमः कुछ, ठीक है। ऐसे ही आदित्यम पश्यति, यहाँ पर भी अण प्रत्यय होना चाहिए। आदित्य कर्म उपपद में है, पश्यति में दृश्य धातु है, तो दृश्य धातु से अण प्रत्यय करके बनना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? है ना? ऐसे ही हिमवंतम शृणोति, यहाँ भी अण प्रत्यय होना चाहिए। तो कह रहे हैं होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे अण न भवति, अण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि कुछ शास्त्रीय विधान तो नहीं है, कुछ नियम तो नहीं है, लेकिन यहाँ अण प्रत्यय करने से अनभिधान मतलब अभिधान स्पष्ट रूप से अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अण नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रामम गच्छति से यदि अण प्रत्यय करेंगे तो ग्राम गमः, ग्राम गामः ऐसा प्रयोग नहीं देखा जाता है। और आदित्यम पश्यति में दृश्य धातु से अण प्रत्यय करके क्या होना चाहिए? अण से वृद्धि होनी चाहिए, या फिर नहीं, वृद्धि नहीं होगी तो गुण होगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी गुण होगा। तो दर्शः, आदित्य दर्शः, ये भी प्रयोग लोक में नहीं देखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही हिमवंतम शृणोति, शृणोति इसमें श्रु धातु है, श्रु से आप अण प्रत्यय कर लो, श्रावः बनेगा। तो हिमवन श्रावः, हिमवत श्रावः जो भी बनेगा, तो ये प्रयोग लोक में नहीं देखे जाते हैं, इसलिए यहाँ इनसे अण प्रत्यय नहीं होगा, बल्कि ग्रामम गच्छति यही प्रयोग होगा, वाक्य का ही प्रयोग होगा। समझ में आया? केवल अनभिधानात्, अर्थ के स्पष्ट रूप से बोध न हो पाने के कारण से ही यहाँ अण प्रत्यय नहीं होगा, बस इतना ही कारण है, कुछ शास्त्रीय विधान नहीं है, ठीक है। लोक ही इसमें कारण है। समझ में आया जी? स्पष्ट हुआ कि अभिधान, अभिधान मतलब अर्थ का बोध, और अनभिधान मतलब अर्थ का बोध न हो पाना, ठीक है। इस कारण यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। चलो अब आगे कह रहे हैं शीली कामी भक्ष्याचरिभ्यो नः, ये वार्तिक है। ऐसे ही ईक्षिक शमीभ्याम च, ये भी वार्तिक है, ठीक है। इनका उदाहरण दे रहे हैं, मांसशीलः, मांसशीला, मांसम शीलति, शील स्वभावे, ये धातु है, शील धातु है,
शील धातु स्वभाव अर्थ है, मतलब मांस खाने का इसका स्वभाव है। अब यहाँ मांसशील कहा है, आप मीठा ले लो, मधुर ले लो, मीठा खाने का इसका स्वभाव है, इसकी आदत है, तो मधुरशील जी और स्त्रीलिंग में बन जाएगा मधुरशीला। ठीक है, ऐसे ही मांस कामः, मांसम कामयते, मधुरम कामयते, मधुर की इच्छा करता है। कामयते मतलब मुझे मीठा मिल जाए, या मुझे मीठा मतलब चटपटा मिल जाए। ठीक है, ये जो कामना है, इच्छा है, उस अर्थ में बनाया मधुर कामः। स्त्रीलिंग में बन जाएगा ताप करके मधुर कामा। ऐसे ही मांस भक्षः, मांसम भक्षयति। ठीक है, ऐसे ही मधुरम भक्षयति मतलब मधुर खाता है। समझ में आया? तो मधुरम भक्षयति इति मधुर भक्षः, मांस भक्षः। ऐसे ही मधुर भक्षा, मांस भक्षा। ठीक है, कल्याणम, कल्याण, हाँ, आंग उपसर्ग पूर्वक चर धातु है। ठीक है, कल्याणम आचरति इति कल्याणाचारः। कल्याण मतलब हमेशा उत्तम आचरण करता है, ऐसा आचरण करता है जिससे कि किसी का कल्याण हो सके, जी किसी का उपकार हो सके। ठीक है, तो ऐसा आचरण करने वाले को क्या कहा? कल्याणाचारः। स्त्रीलिंग में बना लो कल्याणाचारा। आया समझ में? तो इन सभी शब्दों में अणा प्रत्यय हो जाएगा। देखो वार्तिक ने क्या कहा? शीली, कामी, भक्ष्य, भिक्षे भक्षी, आचरी। भक्षी हाँ, भक्षी और आचरी। आचरी। हाँ, इनसे कर्म उपपद रहने पर अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय नहीं होगा। अण प्रत्यय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऋण प्रत्यय होगा। आई बात समझ में? जी ऐसे ही कहा ईक्षि क्षमिभ्याम च, ईक्ष और क्षम इन धातुओं से भी ऋण प्रत्यय होगा, अण नहीं होगा। कब? कर्म उपपद रहने पर। तो सुख प्रतीक्षः, सुखम प्रतीक्षते इति सुख प्रतीक्षा, हमेशा सुख की प्रतीक्षा करता है, मतलब हमेशा ये चाहता है कि कब मुझे सुख मिलेगा, कब मुझे सुख मिलेगा। मतलब क्या हुआ? हमेशा जो दुखी रहने वाला इंसान है ना, मतलब कभी भी जो है उतने में कभी भी उसको संतोष नहीं है ना। जी वो हमेशा सुख की प्रतीक्षा करता है कि और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए। ऐसे व्यक्ति को कहा सुख प्रतीक्षा। स्त्रीलिंग में बन जाएगा सुख प्रतीक्षा। ऐसे ही क्या कहा? बहुक्षमः, बहुक्षमा। ठीक है, बहुक्षमेति, बहुक्षमा, बहुक्षमते इति बहुक्षमः। ठीक है, तो अब इन सभी यहाँ पे 9 प्रत्यय हो जाएगा इच्छार्थ में। हाँ, इच्छा अर्थ में कहाँ? इच्छा अर्थ में यानी इच्छिति इच्छामिभ्याम च से ऐसे सुख की इच्छा करता है। हर जगह इच्छा अर्थ में नहीं होगा, हर एक धातु का जो जो अर्थ है उसी अर्थ में नहीं होगा। क्षमा, क्षमो सहने, सहन अर्थ में। ठीक है, बहुक्षमा मतलब बहुत कुछ सहन करने की शक्ति है इसमें। यहाँ पे इच्छा अर्थ है ही कहाँ मैम? इच्छा अर्थ नहीं है, इच्छा अर्थ कहीं भी नहीं है। ईक्ष दर्शने, प्रतीक्षा करना, हमेशा सुख की तरफ देखते रहना कि कब मुझे सुख मिलेगा, कब मुझे सुख मिलेगा, ऐसा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? सुखम जी मैम। प्रतीक, जी जी क्या बोल रहे हो? बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो। हाँ वहाँ पर सुख प्रतीक्षा बना है, हाँ तो सुखम प्रतीक्षते। हाँ, सुखम प्रतीक्षते इति सुख प्रतीक्षः। ठीक है,
सब जगह ऋणा प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रतीक्षा में कर लो, प्रक्रिया कर लो, प्रक्रिया कुछ भी कठिन नहीं है, जी है ना। चलो, सुखम उपपद रख लो, सुखम कर्म उपपद रख के प्रति उपसर्ग है, प्रति जी उपसर्ग से ईक्ष धातु है आपकी। जी अब ईक्ष धातु से ऋणा प्रत्यय कर लो, ऋणा प्रत्यय ऋणित है, अनुबंध लोप कर लो, अबचा। जी ठीक है। अब क्ष में अ संयोग कर लो, क्ष में अ मिला लो, ई क्ष बन गया। अब प्रति और ई में सवर्ण दीर्घ कर लो, अकः सवर्णे दीर्घ से ई और ई मिला करके दीर्घ ई बन जाएगा, प्रतीक्ष। अब उपपद समास कर लो, सुप धातु प्रातिपदिक जैसे सुप का लोप कर लो, सुख प्रतीक्ष कृदंत शब्द हुआ। इस कृदंत शब्द से आप प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय कर लीजिए और सुख प्रतीक्ष बना लीजिए। सुख प्रतीक्ष बन गया। जी अब आपने ऋणा प्रत्यय किया था, ये स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तो सुख प्रतीक्ष, इससे टाप प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीलिंग में, अजाद्य अष्टाप। ताप प्रत्यय का क्या बचेगा? आ आ। आ हाँ, क्या बन जाएगा? सुख प्रतीक्षा, परीक्षा। सुख प्रतीक्षा बन गया। ऐसे ही सारी प्रक्रियाएं, मांसशील भी ऐसे ही बन जाएगा। शील धातु से ऋण प्रत्यय करके शील, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करके शीला। काम धातु से, हाँ, काम धातु से भी ऋण प्रत्यय, भक्ष धातु से भी ऋण प्रत्यय, सभी से ऐसी ही प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है, जी स्पष्ट हुआ? जी मैम। तो इसके साथ आपका यह सूत्र पूर्ण होता है। कुछ पूछना है? समय भी हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। समझ में आई वार्तिक सबको, दोनों वार्तिकें? जी जी मैम। जी मैम। आज का सेशन यही खत्म करें। जी मैम। जी मैम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मैम। ना मैम।